गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की स्टडी करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इसको हम लोग DPSP भी बोलते हैं। भारतीय संविधान को कुल 22 भाग में बांटा गया है। ये भाग 4 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। टोटल 395 अनुच्छेद हैं। उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। पिछले लेक्चर में मैंने भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था कि भाग 3 में भारत में रहने वाले नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। मैंने बताया था आपको कि मौलिक अधिकार बाध्यकारी है ना। राज्य अपने नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार देने के लिए बाध्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। लेकिन भाग 4 केवल नीति निर्देशक तत्व है, ये बाध्यकारी नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तन एक टर्म है। प्रवर्तन मतलब होता है कंपलसरी, कि बिल्कुल देना जरूरी हो, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। मौलिक अधिकार की तरह ये कंपलसरी नहीं है। राज्य चाहे तो वो लागू कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि कोई भी राज्य जब अपने नागरिक के कल्याण के लिए कोई नीति बनाएगा तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, तो उसके लिए ये कुछ तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। हमने आपको आर्टिकल 12 में भी बताया था फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में कि अब आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है। तो यहाँ भी वही है। परिभाषा मतलब केंद्र में, अगर केंद्र में देखा जाए तो केंद्र में संसद है। भारत में डबल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो केंद्र में संसद, और संसद में लोकसभा और दूसरा राज्यसभा और केंद्र सरकार। राज्य की ये परिभाषा भी कि अगर केंद्र की बात हो तो संसदीय और सरकार, अगर प्रांत की बात हो, राज्य की बात हो, तो राज्य में विधानमंडल। और आप जानते हैं कि विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, है ना। हालांकि सब स्टेट में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही स्टेट में है। विधानमंडल और प्रांत की सरकार, और लोकल में जिला परिषद, पंचायत, यानी कि ऐसी सरकारी संस्थाएं जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करती है वो राज्य कहलाएगा। ठीक है। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है लेकिन वे प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब ये राज्य के लिए कानून बनाते समय ये एक आदर्श की तरह तो काम करता है, लेकिन कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये दावा नहीं कर सकता कि उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ है वो उनको मिले। ये कंपलसरी नहीं है, राज्य की इच्छा है। अगर वो चाहे तो नागरिकों को ये अधिकार दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। आर्टिकल 38(1) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को लागू करना। इसका मतलब जो आर्टिकल 14 में बात कही गई है कि कानून के समक्ष समान स्थिति होगी। आर्टिकल 15 नागरिकों के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो वही बात है कि सामाजिक न्याय वाली व्यवस्था लागू की जाएगी। 38(2) आय की असमानता और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। क्या मतलब हुआ इसका कि राज्य नागरिकों के बीच जो विभेद है उसको कम करने की कोशिश करेगा। इसको इस तरह से भी समझिए कि एक केस बहुत फेमस हुआ, DS नकारा, आप याद रखेंगे इसको। DS नकारा बनाम भारत संघ, ये केस है। भारत सरकार के विरुद्ध ये केस हुआ था 1985 में। और DS नकारा बनाम भारत संघ, इस केस में समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था कि समाजवाद का क्या मतलब है, भारतीय समाजवाद का क्या मतलब है। आपको पता ही है कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 के बीच 21 महीने तक इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय संविधान परिवर्तन किए गए थे। और प्रियम्बल में, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद क्या है? तो भारतीय समाजवाद रूस के या चीन के या क्यूबा के, वियतनाम के साम्यवाद से अलग है। भारत में समाजवाद का मतलब है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस में बताया
कि आय की असमानता को कम करना, वही बात कही 2 में, है ना। हालांकि समाजवाद में कुछ चीज़ें और थी कि शोषण के विरुद्ध कार्य करना, है ना, कमजोर वर्गों का कल्याण करना, ये समाजवाद है। भारतीय समाजवाद में ये प्राइवेटाइजेशन, सार्वजनिकरण, पब्लिक प्रॉपर्टी, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। भारत में सहअस्तित्ववाद की चर्चा है ना। तो ये 38(2) में आय और जीवन स्तर की समानता बनाए रखना। 39 है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे रोजी रोटी का अधिकार। तो रोजी रोटी का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 39A, रोजी रोटी का अधिकार, है ना। स्त्री और पुरुष दोनों को रोजी रोटी का अधिकार होगा। इसलिए आप जानते ही हैं कि रोजी रोटी का अधिकार, इसके तहत भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी, जिसे आप मनरेगा के नाम से जानते हैं। अर्थात बीपीएल धारियों को साल में न्यूनतम 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये सुन करके आपको इकोनॉमिक्स में जॉन मेनार्ड किन्स की याद आ गई होगी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खास करके 1929 में जब वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो फिर उसके बाद एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म की धज्जी उड़ गई। इसका मतलब कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में कंसेप्ट दिया था, तो वो कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो थ्योरी गलत हो गई। तो जॉन मेनार्ड किन्स, जिसे हम वर्ल्ड बैंक और IMF का फादर भी बोलते हैं, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने ये कहा था कि अगर काम नहीं हो तो सरकार लोगों को बोले कि गड्ढा खोदे, और फिर काम नहीं हो तो बोलिए कि उसी गड्ढा को वापस भरो। इस तरह से सरकार लोगों तक पैसा पहुंचाएगी और लोगों के पास खर्च करने को रुपए होंगे, लोग मार्केट में जाएंगे और इस तरह से अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाएगी, है ना। तो रोजी रोटी का अधिकार इस आर्टिकल के तहत 39 से। 39B, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करना, है ना। ये अपने व्यवहार से ही समाजवादी लगता है। समाजवादी जो सोशलिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, JP के आंदोलन की बात आप देखते हैं, सप्त क्रांति की बात देखते हैं, तो देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करना, किसी खास तबके का देश के संसाधन पर अधिकार न हो जाए, है ना। आर्टिकल 39C, उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण करना, निचले हिस्से तक लोगों के अंतिम तबके तक इसका फायदा लोगों तक पहुंचे। 39D, इस समान कार्य समान वेतन, ये बहुत ही फेमस कोट है ना। इक्वल वर्क इक्वल पे। आप जानते ही हैं कि 91 में जब LPG लागू हुआ तो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी की भरमार भी, प्राइवेटाइजेशन में भी, तो परमानेंट पोस्ट कम निकलने लगी, सरकारी नौकरी में भी अलग अलग संविदाओं के माध्यम से लोगों को भर्ती की जाने लगी, उनका शोषण होने लगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि एक ही काम अगर लोग करते हैं, चाहे वो रेगुलर स्टाफ हो या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो, तो आपको इक्वल सैलरी देनी होगी। हालांकि स्टेट अभी भी इन चीज़ों को लागू नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इक्वल वर्क इक्वल पे 39D के तहत। नेक्स्ट 39E, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, है ना। जैसे अभी कोरोना के समय में आप देख रहे होंगे कि वैक्सीनेशन भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जा रहा है, बिना पैसे का। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एहसान है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माताओं ने पहले से ही लिख रखा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा राज्य की जिम्मेदारी होगी। 39F, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। 39A, सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, है ना। अगर वो कैपेबल नहीं है, इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, तो फिर सरकारी वकील इस चीज़ में हेल्प करेंगे। आर्टिकल 40, पंचायतों का गठन होगा। ये महात्मा गांधी के दर्शन के अनुरूप है। आप जानते ही हैं कि हमने अनुसूची वाले चैप्टर में आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल है। उसमें 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची क्या है? तो 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में, है ना,
73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993, ये दोनों साथ ही हुआ। जो सलाह दी गई उसको मान लिया गया और भारतीय संविधान में 11 और 12वीं अनुसूची के तहत पंचायत और शहरों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आर्टिकल 40 पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को रोजगार का अधिकार दे, जो हमने अभी आपको पीछे बताया था, पीछे वाले स्लाइड पे। आर्टिकल 39A रोजी रोटी का अधिकार। फिर उसी के तहत ये 41 है कि रोजगार का अधिकार है ना, और अगर लोग बीमार हों, बेरोजगार हों या वृद्धावस्था से ग्रस्त हों, विकलांग हों, तो ऐसे केस में राज्य नागरिकों की सहायता करेगा। आप जानते हैं कि भारतीय राज्य की कल्पना, आज़ादी के पहले ही भारतीय राज्य की कल्पना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस राज्य की कल्पना एक समाज कल्याण राज्य की गई कि अगर नागरिक कैपेबल नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो राज्य उसके कल्याण की व्यवस्था करेगा। 42 कार्य की मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाएं का मतलब है कि काम करने का समय फिक्स हो, है ना, टाइम फिक्स हो, आपको कितना पैसा मिलेगा ये फिक्स हो, जहां आप काम करते हैं वहां पर्याप्त प्रकाश की, पर्याप्त वायु की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो। महिलाओं के लिए जब प्रेगनेंसी के केस में उन्हें, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, चाहे औरत प्राइवेट में काम करती हों या प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम करती हों, उन्हें प्रेगनेंसी के पीरियड में उन्हें लीव मिलेगा और विद पे मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और वो अपने बच्चों का देखभाल भी कर पाएंगी। आर्टिकल 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी। मजदूरों के लिए एक ऐसा मजदूरी दर तय किया जाएगा जिनमें उनका अच्छे तरीके से गुजर बसर हो। कुटीर मतलब होता है लघु उद्योग, छोटे उद्योग, है ना, माइक्रोस्कोपिक इंडस्ट्री, तो कुटीर उद्योगों का विकास होगा। 39A ये बाद में जोड़ा गया है, मजदूरों को उद्योग के प्रबंधन में अधिकार बनाना। बताइए कि अगर ये चीज़ें लागू हो जाए तो फिर कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा, उसके मास पीपल, जो अधिकतम जनसंख्या जो कि गरीब होती हैं, वो कितनी आगे बढ़ जाएंगी, उनका भारत या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान होगा। ये चीज़ें आज भी लागू नहीं हो पाई हैं, है ना। तो लेकिन संविधान में लिखा है कि राज्य ये कोशिश करे कि मजदूरों को उद्योग के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना। आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 19(1)(c) में भी यही बात थी कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वें संविधान संशोधन 2011 में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। 19(1)(c) भी और ये 43(b) भी। राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले हों, संप्रदाय के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, आप किसी भी संप्रदाय के हों, आपके साथ राज्य एक जैसा व्यवहार करेगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुसलमान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए अलग सा कानून बनाता है ना। तो ये यूसीसी लागू होने के साथ, जो कि वर्तमान भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करेगी, उनका चुनावी वादा भी है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ये जितने भी धार्मिक कानून हैं वो निरस्त हो जाएंगे। 45 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की बाल्यावस्था, उसकी शिक्षा का प्रबंध करना, है ना, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। उचित पोषण, अभी राष्ट्रीय पोषण अभियान आप अक्सर ही सुनते होंगे, 2.0 लागू हुआ था। आर्टिकल 46 SC/ST पिछड़े वर्ग, SC/ST मतलब जो कमजोर तबका है, और पिछड़े वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ाया जाना। इसी के तहत इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये हमने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बताया था। 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार। शराब के उत्पादन और उसके बिक्री पर रोक होगा। हमें या राज्यों को ये बात समझनी चाहिए, जैसा कि आज आप पंजाब में देखते हैं कि नेता खुद ही शराब पी करके संसद में भाषण देने चले आते हैं। इतनी बुरी स्थिति है बॉर्डर के राज्यों की। तो हमारे भाग 4 में संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी कि राज्य ऐसा कोशिश करे कि शराब और जो नशीली पदार्थ है उसके उत्पादन और बिक्री पर रोक हो, लेकिन सरकारें अक्सर टैक्स के लिए इसे लागू नहीं करती। दिल्ली में तो
और शराब के ठेके दे दिए गए हैं और नए नए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये शराबबंदी कानून है, तो ये गांधीवादी दर्शन के अनुरूप है। इसी कानून के तहत बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू की, गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना। इस देश की अधिकतम जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि मतलब पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब उसमें आ जाता है, तो इसको बढ़ावा देना। और जितने भी दुधारू पशु हैं, गाय की तो अपनी धार्मिक महत्ता है इस देश में, गाय को हम लोग माता मानते हैं, तो अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध है, तो गोवध निषेध आप ऐसे याद रखेंगे। शराबबंदी कानून कौन सा है? आर्टिकल 47। गोवध निषेध, गाय की हत्या अपराध है 48 के तहत, है ना। ये गांधीवादी दर्शन है, गांधी के दर्शन के तहत है। आर्टिकल 48 ये बाद में लागू की गई कि एक नागरिक के तौर पर और राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह का अवेयरनेस फैलाए, जागरूकता फैलाए और पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा हो। ठीक है। कहा जाता है कि वो क्षेत्र ठीक होता है जहां पर कम से कम 33% जंगल हो, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में कुल 21% भूमि पर ही जंगल है, तो जो औसत होना चाहिए उससे 12% कम है ना। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, व्यक्ति और स्थानों का, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने भाग लिया था, सेनाओं के प्रति, राष्ट्रध्वज के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, राज्य ये जागरूकता फैलाए। आर्टिकल 40 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव हो। आप जानते ही हैं, मोंटेस्क्यू का नाम आपने सुना होगा, एक दार्शनिक हुए। मोंटेस्क्यू ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया, शक्ति का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्ति का अलग अलग बंटवारा हो, ताकि सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार ना करे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें काम करना चाहिए। ये टोटल आर्टिकल 36 से 51 तक, ये 36 से लेकर के 51 तक यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आइए देखते हैं कि बाद में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन, जब देश में इमरजेंसी लागू था इंदिरा गांधी के समय, ये 39A, 30, 43A, 48A, 39F, हमने पीछे भी बताया आपको, ये लागू की गई। 44वां संविधान संशोधन, जब इमरजेंसी खत्म हुआ, मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार बनी, तो उन्होंने ये 38(2) मतलब आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना, ये 38(2) था। और अभी हमने बताया आपको कि 97वें संविधान संशोधन 2011, इसके तहत 43B लागू की गई, अर्थात सहकारी संस्थाएं बनाई जाएगी। जैसे अमूल दूध ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था इसी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से। 3 तरह के विचार हमको दिखते हैं, समाजवादी विचार, गांधीवादी और उदारवादी विचार, अर्थात जिसको आप बौद्धिक विचार कहते हैं, पश्चिमी। तो 39B रोजी रोटी का अधिकार, 39C, 43, 43A ये सब समाजवादी विचार हैं। गांधीवादी विचार 40 के तहत यानी कि पंचायत का गठन होना चाहिए। 47 शराबबंदी कानून। 48 गोवध का निषेध होना चाहिए। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये सब गांधीवादी दर्शन है। और ये UCC समान नागरिक संहिता, यूनिक सिविल कोड लागू हो। 49 है ना, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। 40 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, ये पश्चिमी विचार है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।